इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है। इंडिया एक सोच है, एक कॉन्टिन्यूटी है, एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो हजारों सालों से सिर्फ जिंदा नहीं रही, बल्कि हर मुश्किल, हर इन्वेजन और हर बदलाव के बाद भी खुद को नए रूप में दोबारा खोजती रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जैसी सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं बताती, बल्कि हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि इंडिया असल में क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। इस किताब का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने जब वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल में बंद थे। सोचिए ज़रा, जब एक आदमी अपनी आज़ादी से महरूम हो और उस वक़्त वो अपने देश की आज़ादी, उसकी आत्मा और उसके भविष्य पर लिखे, तो वो किताब सिर्फ लिखित शब्द नहीं होती, वो एक विजन डॉक्यूमेंट बन जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब 1900 पैरन घंतार से 1900 पैरन 4 घंतार के बीच लिखी, जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और पूरा देश ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़ा हो रहा था। जेल के छोटे से कमरे में, बिना किसी बड़ी लाइब्रेरी, बिना इंटरनेट, बिना रेफरेंसेस के, नेहरू ने अपनी यादों, अपनी पढ़ाई और अपनी समझ के बल पर इंडिया के लगभग 5000 साल के इतिहास को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। ये किताब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये कल्चरल है, फिलोसॉफिकल है और इंटेलेक्चुअल भी है, जिसमें नेहरू एक लीडर से ज़्यादा एक सोचने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। नेहरू के लिए भारत की कहानी किसी एक राज्य या एक राजा से शुरू नहीं होती, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन से शुरू होती है। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब दुनिया के कई हिस्से अभी प्रिमिटिव अवस्था में थे, तब भारत के शहरों में प्लान्ड सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और एक एडवांस्ड अर्बन लाइफ मौजूद थी। इसके बाद वैदिक युग आता है, जहाँ ज्ञान सिर्फ रजमहलों तक सीमित नहीं था, बल्कि ऋषियों, गुरुकुल्स और शास्त्रार्थ के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुँचता था। नेहरू ये मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोचने की परंपरा रही है, जहाँ सवाल पूछने को पाप नहीं माना गया, बल्कि ज्ञान का पहला कदम समझा गया। इस किताब का एक बहुत गहरा हिस्सा भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक विकास पर केंद्रित है। नेहरू स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत कभी सिर्फ एक धार्मिक नेशन नहीं रहा, बल्कि एक स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन रहा है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि जीवन को समझने का तरीका था। उपनिषदों की सोच, बुद्ध का करुणा का संदेश और जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत, ये सब मिलकर भारत की आत्मा को गढ़ते हैं। नेहरू के मुताबिक भारत की खासियत ये रही है कि यहाँ अलग अलग विचारधाराओं को लड़ने के बजाय साथ रहना सिखाया गया। नेहरू भारत पर हुए आक्रमणों को सिर्फ विनाश के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेस के रूप में देखते हैं। ग्रीक, मुगल और अन्य शासकों के आने से भारत को नई कला, नई भाषा और नई प्रशासनिक व्यवस्था मिली। लेकिन जब बात ब्रिटिश शासन की आती है, तो नेहरू का स्वर काफ़ी कठोर हो जाता है। वो लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल ने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन लिया और एजुकेशन को सिर्फ क्लर्क्स पैदा करने का जरिया बना दिया। उनके लिए सबसे खतरनाक बात थी मेंटल स्लेवरी, जहां लोग अपने ही देश को कम समझने लगते हैं। इस किताब में फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल और मोरल जर्नी बन जाता है। नेहरू लिखते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं था, बल्कि भारतीयों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए था। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा, सत्य और मास पार्टिसिपेशन ने एक नए भारत की नींव रखी। यहाँ नेहरू एक लेखक कम और एक देशभक्त ज़्यादा नज़र आते हैं। किताब का अंतिम हिस्सा भारत के भविष्य पर केंद्रित है। नेहरू एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो मॉडर्न हो, साइंटिफिक हो, सेक्युलर हो, लेकिन अपनी जड़ों से कटा हुआ ना हो। उनके लिए साइंस और ट्रेडिशन दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरे करने वाले पहलू थे। एजुकेशन